तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार 2 ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 343 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे 15 पीक लेवल वाले बंदे लू फेंग को टारगेट बना चुके होते और साथ में लू फेंग ने अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करवाने की बात की होती है। तो फिलहाल के इस एपिसोड में हमें तीसरे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लू फेंग चैनफेंग सिटी में आ चुका था और इसी के साथ हमें गॉड एम्पायर बॉगजी के केव मेंशंस का सीन दिखाया जाता है जहां पर लू फेंग मौजूद था। अब यहाँ पे लू फेंग और बाकी सब मौजूद होते हैं। बॉगजी, बैंग, ची फेंग और साथ में लू फेंग एक जगह आते हैं ताकि वो सिटी लॉर्ड फेंग क्याओ को वेलकम कर सके, क्योंकि यार दूसरे के बंदे भी आ रहे होते हैं ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करवाने के लिए। सिटी लॉर्ड के साथ और भी पीक लेवल्स के एग्जिस्टेंस वहां पर आए हुए होते हैं, इसलिए लू फेंग भी अभी मौजूद होता है। इसी के साथ हमें गॉड एम्पायर बॉगजी को दिखाया जाता है जो कि सिटी लॉर्ड को ग्रीट करते हैं और सिटी लॉर्ड फेंग क्याओ अपने लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि क्या यही गॉड एम्पायर लू फेंग है, और वो तो ऐसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके साथ वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे नेसेसरी रिसोर्सेज के ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी मेहनत की। हमने 3 दिन से लगातार इसको करते रहा, हम बहुत ही कम आराम भी किए। ये ट्रांजेक्शन टोटल वैल्यू 300 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल जितने थे, जिसमें कि नंबरस ब्लड लैंड्स और मिलिट्री मेड पॉइंट्स भी शामिल थे। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड फेंग क्याओ और उसके फेलो पीक गॉड एम्प्रेस की भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गई इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। 3 दिन लग चुके थे इसको करने में, जिसके साथ लू फेंग काल इस्तेमाल के साथ उसका कहता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है सिटी लॉर्ड। अब यहाँ पे सिटी लॉर्ड फेंग क्या भी लू फेंग को यार पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था कि ये बंदा किस तरीके से है। ऊपर ऊपर से यार लू फेंग को ऐसा देखकर लगता नहीं कि यार लू फेंग कोई स्कीम भी बनाता होगा, क्योंकि असल में देखा जाए तो लू फेंग को हम सब भी देखते तो ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि लू फेंग हीरो है और हीरो को देखकर कौन ही कहेगा कि वो स्कीम बनाता होगा। लेकिन यहाँ पर वो एक बात अच्छे से जानता है कि बंदे को उसके अपीयरेंस के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। क्या पता वो बंदा क्या कर दे, उसकी पावर्स कैसी हो, मतलब वो कुछ भी कर सकता है ना अपनी अपीयरेंस के बेसिस पे ही। इसके साथ सिटी लॉर्ड लू फेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में कुछ जानने की कोशिश की, जिसमें कि हमें पता चला कि तुमने सिर्फ 2000 ईपोस के अंदर ही ऑर्डिनरी गॉड एम्पर से पीक लेवल एम्पर में चले गए, वो भी यूनलान सिटी में ही रहकर। तुम्हें तो यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं है, जो कि तुम्हारे बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन बेस को दिखाता है। ऐसे रेट ऑफ एडवांसमेंट तो हमारे डार्क होली वर्ल्ड में भी नहीं सुना गया है कि किसी ने ऐसा किया हो। जिसके साथ बाकी के दूसरे अपने सिटी लॉर्ड के अलावा पीक लेवल फिगर्स थे, वो भी लू फेंग को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो भी लू फेंग के यार इस चीज को देखकर यार काफी ज्यादा हैरान थे और वो भी इसके रिएक्शंस को देखना चाहते थे। वो इसलिए क्यूरियस थे क्योंकि यार गॉड एम्पर लू फेंग अगर 2000 ईपोज में सच में ऐसा कर दिया है तो यार ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, मतलब ऐसा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर नहीं तो हो सकता है कि लू फेंग छिपा रहा होगा अपने कल्टीवेशन बेस को। जिसके साथ बॉगजी कहता है कि चलो हम अपने पहले मेन बिजनेस के ऊपर आते हैं, तभी हम लोग आगे की बात करेंगे। जिसके साथ सिटी लॉर्ड लैंग फेंग क्या कहता है कि ठीक है चलो हम लोग ट्रेड को प्रोसीड करते हैं। लू फेंग भी हामी भरता है और अपने हाथों को फ्लिप करके अपने स्टोरेज ब्रेसलेट को दिखाता है, उसके ऊपर से सील को हटाता है ताकि जितने भी बंदे हैं वो लोग इसका इंस्पेक्शन कर सके। सिटी लॉर्ड फेंग क्या और बाकी के दूसरे अपने स्पिरिचुअल सेंस से अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है और सबको वहाँ पे डेंसली बैड काउंटलेस लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म कॉर्प्सेस मिलते हैं। जिसके साथ वो लोग एग्जामिन भी करते हैं और जैसे एग्जामिन करते वो सभी क्या था यार इसे अपनी आंखों से देखना तो काफी ज्यादा शॉकिंग लग रहा है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की हार्वेस्टिंग करना वो भी एक टाइम में, ये सच में काबिले तारीफ है। इसके साथ सिटी लॉर्ड फेंग क्या भी लू फेंग से क्या था कि ब्रदर लू फेंग हमने सबसे पहले तुम्हें 10 मिलियन ऑफ मिलिट्री मेड पॉइंट्स का बंदोबस्त किया है और साथ में हम तुम्हें ऑक्सिलरी ट्रेजर्स और बहुत सारे ह्यूमन ब्लड लैंड्स भी देने वाले हैं जो कि तुमने परचेज किए हैं। और साथ में हमने 512 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल्स को भी जोड़ दिया है और बाकी के 20 मिलियन मिलिट्री मेड पॉइंट्स की बात करें तो उन सबको भी हमने मिला दिया है। लेकिन उस मिलिट्री पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करने में हमें लगभग हजारों एपोस का टाइम लगने वाला है, मतलब 1000 एपोस का टाइम लगने वाला है, जो कि यार
एक तरह से देखा जाए तो कम टाइम में, वरना अगर लूपिंग नॉर्मल तरीके से भी करता तो उसमें तो यार बिलियंस लग जाते हैं, और फास्टर तरीके से चलता तो उसमें 10,000 लग जाते। लेकिन लूपिंग अभी के फिलहाल तो उसे पैसे ज़्यादा दे रहे थे, तो इसलिए 10,000 की जगह 1,000 ईपोज ही लग रहे होते हैं, तभी लूपिंग का ट्रांसफर कंप्लीट होगा। तो लूपिंग भी हामी भरता है, क्योंकि देखा जाए तो भले ही लूपिंग 2,000 ईपोज तक कल्टीवेट किया है, लेकिन यार जैसे उसने टाइम को बढ़ाया, मतलब अभी लूपिंग को लेवल अप करने में काफ़ी ज़्यादा एपोज का टाइम लगने वाले हैं। 1,000-2,000 एपोज तो मामूली सी बात समझ लो, जिसके साथ लूपिंग भी हामी भरता। हमें यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है कि लूपिंग टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलिट्री मेड पॉइंट्स को एक्सचेंज किया था, और बताया जाता कि 10 मिलियन मिलिट्री मेट्स को अगर एक्सचेंज कराना तो आपको 1.3 ट्रिलियन ह्यूमन क्रिस्टल की जरूरत होगी। इवेंचुअली लूपिंग के पास अभी भी कई सारे होते हैं, अभी पूरी तरह से 2.6 ट्रिलियन और फुल ट्रेड करने के लिए बाकी है, जो कि फ्यूचर के लिए मैटर है, जो कि वही 1,000 ईपोज के बाद की जा सकती है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैसे प्राइस चेंज हो चुकी है, जो कि पहले बिलियंस में थी अब ट्रिलियंस में चली जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे राइटर्स मतलब जिसने ट्रांसलेट किए हैं उसने खुद बताया है कि पिछले चैप्टर्स में यार बिलियंस की जगह ट्रिलियंस यूज होना चाहिए था, इसलिए वो मिस ट्रांसलेशंस थी। तो यार यहाँ पे समझ लो कि ट्रिलियंस में बात हो रही है, जिसके साथ लूपिन उन सबको इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा था कि मेरा क्लोन ऑलरेडी होली माउंटेन के पास है, तो जल्दी करो, ह्यूमन ब्लडलैंड्स और बाकी के ऑक्सिलरी कल्टीवेशन ट्रेजर्स को तुम वहीं पे भिजवा सकते हो। जिसके साथ सिटी लॉर्ड भी स्माइल करने लगता और कहते कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग उसको वहीं पे भिजवाने वाले हैं। जिसके साथ हमें लूपिन को दिखाया जाता है, जो कि डार्क लेक के बगल में अपने पैरों को क्रॉस करके आराम से बैठा होता है, इंतजार कर रहा होता है। जब फैंकियाओ ने डिलीवरी को कंफर्म किया तो लूपिन ने दूर से एक बैटल शिप को उड़ता हुआ अपने पास आते हुए देखा, और कुछ ही मूवमेंट में वो उसके लेक के साइड में आके खड़ा हो जाता है, जिसके साथ के अंदर से 3 पीक लेवल एग्जिस्टेंस बाहर निकलते हैं और लूपिन को ग्रीट करते हैं, और ये टीम असल में स्कॉटिंग टीम होती है डिलीवरी के लिए। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस वक्त वो सारे बंदों ने हाई लेवल ह्यूमन ब्लडलैंड और साथ में मटेरियल्स को भी एक्सचेंज किया होता है। उन सब की स्ट्रेंथ काफ़ी थी डार्क होली वेलम के सभी खतरों से निपटने के लिए। आफ्टर ऑल 600 बिलियन ह्यूमन क्रिस्टल कोई छोटी रकम नहीं होती है, इसमें केयरलेस नहीं की जा सकती। जिसके साथ लूपिंग उन सबको ग्रीट करता है, उन सबको लेता है और कहता है कि तुम सबके एफर्ट के लिए शुक्रिया। जिसके साथ लूपिंग अपने चैनफेंग सिटी में डिलीवरी को कंफर्म करता कि हाँ तुमने भेजा ना, तो वो कहता कि हाँ। जिसके साथ लूपिंग उसके आइटम को एक्सेप्ट करता है और अपने डिवाइन सेंस से उसको कंफर्म करता कि हाँ सभी चीज ऑर्डर में है। जिसके साथ वो अपने हाथों को वेव करके वहां पर उसी ट्रांसमिशन लेक के अंदर कूद पड़ता है और एक स्पेशल कोऑर्डिनेट से वो अपने ओरिजिन वर्ल्ड के ओरिजिन कॉन्टिनेंट में एंटर हो जाता है। बहुत ही जल्दी स्टार टावर के अंदर भी चला जाता है और हमें सीन चेंज कर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि लूपिंग ने बहुत बड़ी एक्सचेंज की है, तो लूपिंग वही टेलीपोर्टेशन चैनल के पास ही खड़ा होता है कि लाओ मुझे दो, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि हो सकता है कि लूपिंग पे अटैक हो जाए। लेकिन ये सारे जो प्राइस थे वो सिर्फ 600 बिलियन के थे, बाकी और के लूपिंग को लूटने के लिए बाकी सब तो तैयार ही हैं। जिसके साथ हमें यहाँ बताया जाता है कि लूपिंग ने अभी के फिलहाल पूरे के पूरे ब्लड लाइन जो कि लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो कि डार्क होली वर्ल्ड में मौजूद हो सकता है, उन सबको खरीद लिया होता है। टोटल में 73 टाइप्स होते हैं हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स को, जिससे कि वो लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन टेक्निक को सीख सकता है। जिसके साथ स्टार टावर के फ्लोर के अंदर लूपिंग अपने ह्यूमन ब्लड लाइन्स को रखते हैं, वहां पे उसके 10 कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल्स को भी पेयर कर देता है। उनमें 8 अर्ली स्टेज गॉड एम्पर, मिड स्टेज गॉड एम्पर, लेट स्टेज गॉड एम्पर, परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पर, अल्ट्रा लिमिट लेवल लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स और साथ में हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स भी रखे होते। उन सबको अच्छे से रख दिया गया होता है और कह सकते हो कि आपको यहाँ पे अभी लेवल्स के बारे में भी अंदाजा हो गया होगा कि कौन कितने लेवल्स के ऊपर आते हैं। जिसके साथ लूपिंग उन सबको देखते हुए कहता है कि ये शायद लाइफ एंड डेथ टाइप ब्लड लाइन से, लेकिन एट मोस्ट इन सबसे मैं लाइफ एंड डेथ के फ्यूजन्स को ही समझ सकता हूँ और यहाँ पर मैं कभी भी
ट्रू फ्यूजन ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं समझ सकता हूँ। मतलब कि लू फेंग उन सबसे स्टडी कर थोड़ा बहुत जान सकता है लेकिन ट्रू लेवल तक नहीं जान सकता है। नेचुरली जो बॉर्न ह्यूमंस होते हैं ना, उनके अंदर इनेट ब्लड लाइन्स आते हैं, मिस्ट्रीज होती हैं, ग्रेट डाउज होती हैं, टाइम स्पेस लाइफ डार्कनेस डिस्ट्रक्शंस हर एक चीज़ होती है, वो फंडामेंटल डॉ पे ही निर्भर किया करते हैं। लेकिन एक ट्रू फ्यूजन के लिए आपको नेचुरली कभी नहीं ऑकरिंग हो सकता है। मतलब कि आप ट्रू फ्यूजन को कभी देख ही नहीं सकते हो। अगर आपको ट्रू फ्यूजन को देखना है तो यार ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लू फेंग अपनी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को ओपन करके उन सबको केयरफुली ऑब्जर्व करने लगता है और क्या आता है, होपफुली मैं इन सबको देखकर अपने ह्यूमन ब्लड लाइन से एक बॉटल नेक को ब्रेक करने का रास्ता निकाल लूँ। जिसके साथ लू फेंग उन्हीं सब के बारे में देखने लगता है। अब लू फेंग उन सबको स्टडी करने लगता है, हाथों को फ्लिप करता है और अंदर से एक रेड फ्रूट जो कि एक ऑक्सिलरी आइटम्स होता है उसको निकालता है, उसको खा लगता है, जिसके साथ एक इनविजिबल एनर्जी उसके पूरे के पूरे सोल को नॉरिश करना शुरू कर देती है। उसकी थॉट्स काफी ज्यादा स्पीड हो जाती है, लगभग हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट तक चली जाती है। उसकी माइंड एकदम से क्लियर हो जाती है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। इस स्टूडेंट से लू फेंग की कंज्यूमनेस काफी ज्यादा रेगुलरली हो चुकी थी। मतलब देखो, अगर लू फेंग पहले के मुताबिक अगर ये ट्रेजर लेता तो लू फेंग की थिंकिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन लू फेंग हायर लेवल पे आ चुका तो उसके लिए थिंकिंग स्पीड सिर्फ 100 टाइम्स ही होती है, जो कि फिर भी काफ़ी अच्छी होती है। जिसके साथ लू फेंग उन सबको देखने लगता है, लेकिन फिलहाल में लू फेंग अभी ब्रेक थ्रू का कोई भी रास्ता नहीं देख पा रहा होता है। उसके करंट रेरम की बात करें और साथ में आई ऑफ लाइफ एंड डेथ, यहाँ तक कि अल्ट्रा लिमिट लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स, तो लू फेंग उनको कंप्लीटली देख पा रहा था, लेकिन उन सबसे लू फेंग को ब्रेक थ्रू करने का कोई रास्ता मिलता ही नहीं है। लू फेंग सिर्फ अपनी एक झलक उन सभी ब्लड लाइन्स पे देखता है जो कि वहां पे मौजूद थी। हायर लेवल को छोड़ दो, बाकी जितने भी अर्ली मिड परफेक्शंस लेट जितने भी है अल्ट्रा लिमिट, उन सबको अपनी पहली झलक से देखने लगता है। लेवल इस तरह के हाई हो चुकी थी कि लू फेंग एक झलक से ही उन सब के बारे में पता लगा सकता है और यहाँ पर उसे पता चल जाता कि इन सब के अंदर किसी एक में भी नहीं है ऐसा जिससे कि मैं अपने इमेंस फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने के मेथड को जान सकूं। इसमें कोई भी आंसर नहीं है। लू फेंग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी होता है क्योंकि उसने इतने लार्ज नंबर में बॉडीज को इसलिए खरीदे थे ताकि उसे अपनी बड़ी सी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने की टेक्निक मिल सके, मेथड्स मिल सके, जो कि इसमें मिलती ही नहीं है। इसके साथ उसकी एक्सपेक्टेशंस अपने सेमी ह्यूमन लाइफ फॉर्म पे जाती है ताकि वो उससे समझ सके कि सेमी ह्यूमन लेवल्स वाले की जो बॉडी होती है वो सच में काफी बड़ी होती है, जिससे कि लू फेंग जान सकता कि आखिरकार वो अपने बड़ी सी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। और जबकि ये नॉर्मल है कि लू फेंग इन छोटे मोटे बीच से आंसर नहीं निकाल पा रहा है, तो लू फेंग अब जाता है हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स की तरफ, जो कि टोटल में 73 टाइप्स होते हैं, जिसकी बॉडी सच में काफी ज्यादा बड़ी होती है। उनमें से एक बीस्ट ऐसा भी था जिसकी बॉडी सबसे बड़ी होती है और ये हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व की गई होती है। उसको एक रेड लिक्विड के अंदर सिमर किया चमचमा रही होती है। समझ लो तो ब्लड लाइन को ब्लड से ही रिलेट किया गया है। बाद में उसकी बॉडी भी थी, उसके साथ उसके रेड बर्ड्स के भी पूरी इसकी बॉडीज मौजूद थी। इसके साथ लू फेंग कहा था कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो ट्रांसफॉर्मेशन में लो लेवल से हाई लेवल लाइफ फॉर्म में देखे वो सच में काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक एक्सेप्शन बताई जाती है, कंडीशन बताई जाती है कि मान लो एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म रख लो और उसके सामने आप 1 बिलियन या फिर ट्रिलियंस ऑफ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को भी रख दोगे ना, तो एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म की कंपेरेबल नहीं हो सकता है। मतलब ट्रिलियंस ऑफ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को अलग कर दो और एक सिंगल हाई लेवल को अलग कर दो, उतना कंपेयर भी नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है हाई लेवल की, जिसके साथ लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज करके उसी हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन को इंटेंशनली पढ़ना शुरू करता है। इसके साथ लू फेंग उसके मिस्ट्रीज को देखना शुरू करता है, जिसमें से 50% डॉ ऑफ लाइफ में होती है और 30% डॉ ऑफ डिस्ट्रक्शंस की मिस्ट्रीज उसमें मौजूद होती हैं और बाकी के जो 50-80 जो कि 20% बचे उसके अंदर और भी गहरे राज छिपे हुए थे। मतलब लू फेंग शुरुआत में इजिली वो 80% तक देख सकता था, लेकिन बाकी जो अंदर छिपे हुए राज थे वो 20% लू फेंग उतनी आसानी से नहीं देख सकता है। लू फेंग
लूपिन कहता है कि ऑब्जर्वेशंस की डिफिकल्टी तो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि मेरी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ भी है, लेकिन फिर भी मैं उन डीपर रीजन्स में नहीं देख पा रहा हूँ। लूपिन की जो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की पावर्स थी उससे वो किसी भी एक टिपिकली हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स के इक्विवेलेंट से ज़्यादा था। मतलब जितना एक हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स नहीं ऑब्जर्व कर सकता था उससे ज़्यादा अपना लूपिंग कर सकता था। यहाँ तक कि एक हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स भी किसी दूसरे के ब्लड लाइन मिस्ट्रीज को कंप्लीटली समझ ही नहीं सकता है, सिर्फ वो सरफेस और मिड लेवल प्रिंसिपल्स को ही देख सकते हैं, डीपेस्ट लेयर्स को नहीं देख सकते क्योंकि वो छिपे हुए होते हैं किसी फॉर्मलेस वेल्स में, जो कि क्या सकता फॉर्मेशंस उस पर लगी हुई होती हैं। अब लूपिंग ये भी कहता कि हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स वो सच में इनलाइटमेंट के लिए सूटेबल हैं। मेरे स्टार टावर को देख लो, वो भी एक हाई लेवल की ही है जो कि आप ब्लड रेड स्किल्स में आती हैं। मैं उसके सिर्फ बाहर के एक्सटीरियर को ही समझ सकता हूँ, यहाँ तक कि आई ऑफ लाइफ एंड डेथ इतने लेवल हो जाने के बावजूद भी मैं उसके अंदर तक झांक ही नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि अगर ऐसा हो ही क्यों ना, क्योंकि अपना जो ब्लड रेड स्किल्स था स्टार टावर में वो किसी हाई लेवल के बेइंग से नहीं बल्कि एक वर्ल्ड क्लास लेवल ह्यूमन बेइंग से बना था, जो कि सेकंड नंबर पे आता है सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग्स में। सबसे रैंक 1 पे आता है अपना एंचेस्टर लेवल, जिसकी अगर बनी हुई होती तो लूपिन को कुछ घंटा समझ में नहीं आता जब वो गॉड किंग में था। तो चलो इसको साइड करते हैं, जिसके साथ लूपिन उन सबको कंपेयर करने लगता कि आखिरकार मैं क्या ही कंपेयर कर सकता हूँ, मेरी पावर्स अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। जिसके साथ वो फिर से उसको पढ़ना शुरू करता। लूपिन सोचने लगता कि अगर यहाँ पे मैं एक अल्टीमेट अवेकनिंग कर लूँ तो हो सकता है कि मेरी ब्लड लाइन्स की समझने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके साथ लूपिन मेडिटेट करता और सबको स्टडी करने लगता है, एक एक करके एक एक दिन बीतने लगते हैं और फाइनली यहाँ पे लूपिन की आंखों में कह सकते हैं कि मिस्ट्री ही चमक उठती है, क्योंकि लूपिन को उन ऑब्जर्वेशंस के दौरान कुछ ऐसा मिल जाता है कि लूपिन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि 73 बॉडीज में से जब उसने एक बड़े से स्ट्रक्चर को देखा, उसके कॉन्शियसनेस को झांकने को देखा, तो उसे पता चल जाता कि आखिरकार मैसिव फिजिकल फॉर्म्स को कैसे कंट्रोल किया जाता। लूपिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइट होते हुए क्या था कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया और क्लियरली ये उसी हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म में से आती है जिसको कि लूपिन ने ढूंढ लिया होता है। यहाँ से लूपिन को एक सही रास्ता मिलने वाला था। लूपिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इस हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स इसे शैडो ऑफ हेवनली फायर के नाम से जाना जाता है और इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इनॉर्मस होती, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स टिपिकली अपने लार्ज बॉडीज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनके साइज में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। आप जैसे जानते हो कि हाई लेवल्स ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के 1/10, 1/3, 1/2, 1/4, 5 भी हो सकते इतने साइज, तो उन सबके साइजेस में भी कंपेरेबल होती है। इसके साथ लूपिन दूसरे ब्लड लाइन्स को देखने लगता है, जिसके साथ वो हंड्रेड्स ऑफ डेज उन सबको स्कैन करने में लगा देता है और सबके मैसिव बॉडीज को देखने लगता है। पता चलता है कि उन 73 टाइप्स ऑफ हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स में से सिर्फ 3 ही ऐसे थे जो कि अपने कॉन्शियसनेस से उन मैसिव बॉडीज को कंट्रोल करने की टेक्निक को छिपाए हुए थे, जिसको कि लूपिन को चाहिए थी। जिसके साथ लूपिन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लूपिन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और ये 3 ब्लड लाइन्स के रेफरेंस और गाइडेंस के अनुसार से लूपिन अपने बॉटल नेक को ब्रेक थ्रू करा सकता है। थैंकफुली हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स जो कि उसने खरीदे थे उसमें 3 पाए गए, वरना अगर 0 पाए गए होते तो लूपिन अपनी कह सकते हो कि आशा खो देता। वो फिर से सोचता कि क्या मुझे फिर से बॉडीज को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि पैसे सच में काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि अगर मुझे बॉडीज नहीं मिलती तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं अंधेरे में कैसे चलता। यहाँ पे ये समझ लो कि लूपिन को अंधेरे में एक टॉर्च मिल चुका है जो कि उसको रास्ता दिखा सकती है, और ऐसा लूपिन सोचने लगता है। जिसके साथ और भी बकवास होती है, लेकिन उन सब बकवासों को मैं स्किप करता हूँ, वरना कल जैसे एपिसोड की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा बकवास हो जाएगी। जिसके साथ लूपिन उन तीनों हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स को देखने लगता है, जिनमें से पहला शैडो ऑफ हेवनली फायर होता है, दूसरा एबिसल कैलेमिटी बीस्ट होता है और तीसरा 9 हेडेड केओस बीस्ट होता है। और ये अलग अलग प्रजाति के होते हैं, उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। जिसके साथ लूपिन सबसे पहले शैडो ऑफ हेवनली फायर ब्लड लाइन्स को पढ़ने लगता है और क्या था मैं इसको एक एक करके पढ़ूंगा और केयरफुली पढ़ूंगा। इसके साथ शैडो ऑफ हेवनली फायर को पढ़ना शुरू करता है और वो देख पाता है कि यार सच में इसको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसकी बॉडी सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसकी विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैली हुई होती है। इसके साथ वो इसके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को समझ
समझने लगता है कि आखिरकार ये बीस्ट ऐसी क्या करता था कि ये अपने फिजिकल बॉडी को अपने कॉन्शियसनेस से कंट्रोल कर पाता था। लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ का यूज करके उसको डिटेल एग्जामिन करने लगता है। रास्ते में उसको कई सारी रुकावटें मिलती हैं, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो उसको पढ़ना शुरू करता है, उसके मिस्ट्रीज को समझना शुरू करता है। और यहाँ पे पता चलता है कि मिस्ट्रीज किसी धागे की तरह उलझे हुए थे। मतलब आप देखे होंगे कि धागे रखे होते तो वो कैसे उलझ चुके थे, तो लू फेंग को भी वैसे ही दिख रहे थे। और लू फेंग को अगर जानना था तो लू फेंग को सबसे पहले वो धागे सुलझाने पड़ेंगे। फॉर्चुनेटली उसने हाई लेवल ब्लड लाइन्स को परचेज कर लिए थे जो कि प्राइमरी लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन टाइप्स थे। तो भले ही लू फेंग सिर्फ उन 3 को मेनली पढ़े, लेकिन लू फेंग बाकी के 70 पे भी ध्यान देता क्योंकि वो लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन से जुड़े हुए थे। जैसे जैसे वो उनको पढ़ता जाएगा उसकी एबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उसी के साथ वो उनको भी पढ़ने लगता है, टाइम पास होने लगता है और उसकी मिस्ट्री स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के ऊपर की जो कंट्रोल थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। फाइनली लू फेंग कहता है कि तो ऐसा तरीका है कि शैडो ऑफ हेवनली फायर अपनी इमेंस बॉडी को कंट्रोल करता। मतलब फाइनली एंड ऑफ द चैप्टर में लू फेंग को कुछ पता चल ही जाता है। अल्दो लू फेंग ने थोड़े से पार्ट को समझा होता है, लेकिन फिर भी वो उसके बेसिक प्रिंसिपल को समझ गया होता कि आखिरकार एक बॉडी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल में नहीं लगता कि फाइट होगा। लू फेंग को कल्टिवेट कराना है तो चैप्टर्स को भी बोरिंग बनाया ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।